नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा जिसमें आज सबसे पहले विस्तार से जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे वो दाना तूफान का कहर, जिससे सावधान होने की जरूरत है। फायर के अराउंड 17 थी उस जिला में, तो डिफरेंट प्लेसेस पे उन्हें लगाया गया है। साइक्लोन के डर से सब बेचारे वापस चले जा रहे हैं एंड जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की, हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। दाना से सावधान। आगे का एजेंडा में विस्तार से अब इसी पर बात करने जा रहे हैं। हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आज बंगाल ओडिशा से टकराने की तैयारी में है दाना तूफान। आज रात से कल सुबह तक तूफान का लैंडफॉल हो सकता है और सबसे पहले ओडिशा के जो भीतर कनिका का इलाका है वहां पर दस्तक देगा ये दाना तूफान। अभी ओडिशा के तट से करीब 250 किलोमीटर की दूरी दाना तूफान की बताई जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी जब यह दाना तूफान तट से टकराएगा। अभी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ये तूफान और जिस वक्त तट से टकराएगा तब तक इसकी जो रफ्तार है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी होगी। ओडिशा और बंगाल में तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दाना तूफान की वजह से 300 से ज्यादा ट्रेनें पूर्वी भारत में रद्द करनी पड़ी हैं। तो ये दाना तूफान का खतरा आज शाम ओडिशा और बंगाल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जिससे टकराएगा ये तटीय इलाके में, सबसे पहले ओडिशा में, और इसी को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सुरक्षित ठिकानों पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे ओडिशा के भद्रक से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता और पश्चिम बंगाल के दीघा से पार्थ प्रतिम घोष हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पहले जरा आपको पश्चिम बंगाल दीघा लेकर चलेंगे पार्थ प्रतिम घोष के पास और जानते हैं पार्थ से दाना की दस्तक यहां बंगाल में किस तरह सुनाई पड़ रही है। पार्थ, देखिए वेदर ऑफिस के जो अपडेट मिल रहा है वो कह रहा है आज शाम से कल सुबह तक ये जो लैंडफॉल का प्रोसेस वो चलेगा, लेकिन लैंडफॉल उड़ीसा में होगा। लेकिन इसके कारण पश्चिम बंगाल के दो ऐसे जिला है, जो एक है वेस्ट ईस्ट मेदिनीपुर के दीघा का तस्वीर आप देख सकते हैं दीघा में, और दूसरा है दक्षिण 24 परगना में। अभी जो सिचुएशन आप देख सकते हैं कि जो वेदर का बहुत सारे चेंजेस आ चुका है और इसको लेकर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेड अलर्ट जारी किया है पूरा इलाका में। और जो टूरिस्ट का लिए ये बहुत अच्छा जगह, लेकिन टूरिस्ट के लिए एक एडवाइजरी भी दिया गया है कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं रहेगा, कोई भी टूरिस्ट जो समुद्र किनारे वहाँ पर नहीं आएगा, बीच में कोई भी टूरिस्ट अलाउ नहीं है। बहुत सारे जो एंट्री पॉइंट हो एंट्री पॉइंट सब बंद किया गया है और होटल पूरा के खाली कर दिया गया। और यहाँ पर सुबह से बारिश हो रहा है। अभी जो तूफान जो सिचुएशन आने वाला है उसके लिए जो प्रशासन एक कंट्रोल रूम चालू किया है और उस कंट्रोल रूम से वो दिन रात पूरा देख रहे हैं कि कहाँ का क्या सिचुएशन। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी तैनात किया गया है। जो लोलैंड एरिया है वो लोलैंड एरिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों को हटाकर जो साइक्लोन सेंटर है उस साइक्लोन सेंटर में भी ले जाने का प्रोसेस अभी चल रहा है। बिल्कुल, तो दीघा से पार्थ हमारे साथ मौजूद हैं और ये उत्तर 24 परगना की कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तेज बारिश होती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों में, और तेज हवाओं की वजह से जिस तरीके की वो तबाही की दस्तक है जो अभी से दिखाई सुनाई पड़ रही है, अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। देखिए कितनी तेज रफ्तार के साथ हवाएं इस वक्त चल रही हैं। 24 परगना की ये तस्वीरें आपके सामने। तेज बारिश इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रही है। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। बारिश इतनी जोरदार, हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि वो खतरे की आहट
अभी से सुनाई पड़ रही है। तो बंगाल के उत्तर 24 परगना में ये तूफान की दस्तक ही कही जाएगी जो अभी से दिखाई सुनाई पड़ने लगी है। हालांकि ये जो तूफान है ये देर शाम या रात तक टकराएगा और सबसे पहले ओडिशा के तटीय इलाकों में ये टकराएगा दाना तूफान, लेकिन इसका असर जो है वो पश्चिम बंगाल तक महसूस किया जाएगा और उसी की ये आहट अभी से पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना में किस रूप में देखी जा सकती है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं अब सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। ओडिशा के भद्रक से अंकित हमारे साथ मौजूद है और ओडिशा में ही सबसे पहले तटीय इलाके में ये दाना तूफान टकराएगा, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। ऐसे में क्या अभी से दाना तूफान की वजह से मौसम में बदलाव यहाँ ओडिशा में देख रहे हैं क्या आप अंकित? बिल्कुल रोमाना, वो बदलाव देख रहे हैं और फिलहाल इस वक्त अभी हम खड़े हुए हैं तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन रात में 3 बजे से ही जो तटीय इलाके हैं वहाँ ही नहीं, सिर्फ जो पुरी या फिर भुवनेश्वर की बात की जाए, कटक की बात की जाए, लगातार बारिश हो रही थी। अभी कुछ मिनटों से बारिश रुकी हुई है, हवाएं तेज होती जा रही हैं, लेकिन हम आपको जो लेकर के चल रहे हैं उस जगह पर जहां पर ये इसका लैंडफॉल होगा, यानी कि धामरा जो पोर्ट जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसी के आसपास के इलाके में होगा लैंडफॉल। और एबीपी न्यूज आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर उसी जगह पर लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा, वो जानकारी ये है कि एनडीआरएफ की 20 टीमें यहां पर तैनात की गई हैं, वहीं 13 टीमें जो है कोलकाता में पश्चिम बंगाल के लिए रखी गई हैं। और उसी बात से अंदाजा लगता है कि ओडिशा इस मामले में जो तैयारियां की जा रही हैं सबसे ज्यादा संवेदनशील फिलहाल मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कहा जा रहा है जब लैंडफॉल होगा, यानी कि जो देर रात में, तो उस दौरान करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेजी से हवा चलेगी और इस वजह से वो जो इलाके काफी ज्यादा संवेदनशील हैं और उसी को ध्यान में रख के तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी जहां पर मैं भद्रक में मौजूद हूं, यहां से जो तट है वो करीबन जो है 40-50 किलोमीटर दूर है, लिहाजा आपको मेन हाईवे के किनारे उतनी तेज हवाएं नहीं लग रही हैं। लेकिन फिर भी यकीन मानिए जो 3 बजे से लेकर के लगातार अब तक बारिश हो रही थी, कुछ मिनटों के लिए बारिश रुकी जरूर है, लेकिन अंदेशा यही है जैसे जैसे वक्त करीब आएगा हवाएं भी तेज होंगी, बारिश भी होगी और हालात वो सब कुछ होते हुए हम बंगाल के उत्तर 24 परगना में देख रहे हैं, जहां की तस्वीरें हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। तेज हवाएं चल रही हैं, इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में दाना तूफान को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तटीय इलाकों में तूफान से निपटने की तैयारियां भी जोरदार तरीके से की गई हैं। मछुआरों को फौरन समुद्र से वापस किनारे पर लौटने को कह दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने तुरंत लौटने की अपील की है। पार्थ हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। पार्थ, बताइए जरा किस तरीके की एहतियात बरतने के अलर्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं? पार्थ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पार्थ से हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। बात करने की कोशिश करेंगे हम पार्थ से, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर हर मुमकिन एहतियात बरती जा रही है। और इस बीच देखिए एक और जानकारी मैं आपको दे देती हूं, दाना तूफान को लेकर जो एयरपोर्ट है वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता में, भुवनेश्वर में सभी उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यही 2 राज्य और इन्हीं 2 राज्यों पर पूरा का पूरा फोकस है, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। और दोनों राज्यों में कोलकाता से लेकर भुवनेश्वर तक उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोलकाता एयरपोर्ट शाम 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट शाम 5 बजे से लेकर कल सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है और जरा अंकित से जानते हैं हर मुमकिन एहतियात बरती जा रही है अंकित, और इसी के तहत जो एयरपोर्ट है चाहे कोलकाता का हो या फिर यहाँ भुवनेश्वर का हो, दोनों पर फ्लाइट्स शाम से लेकर कल सुबह तक के लिए बंद। बिल्कुल, क्योंकि ये जो 14-16 घंटे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अभी हम रात की बात करते हैं, यानी कि आज की जो रात होगी वो काफ़ी मुश्किल भरे हालात हो सकते हैं उन इलाकों में जहां पर ये तूफान दस्तक दे रहा है। और फिलहाल इस वक्त रोमाना में जहां पर मौजूद हूं, यहां से समुद्र तट भले ही 30-40 किलोमीटर की दूरी पर हो, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं अभी मेरे पीछे जो आपको शांति नज़र आ रही है, जो हम कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति, वो मैं बखूबी महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले भी जब जो है तूफानों की या चक्रवाती तूफानों की कवरेज की है, कमोवेश कुछ घंटे या कुछ पल ऐसे जरूर होते हैं जब आपको लगता है क्या सब कुछ शांत हो रहा है, क्या तूफान धीमा हो रहा है, और शायद ये वो वक्त है
जब आपको ऐसा लगता है, लेकिन अचानक हालात बदलते हैं और कमोवेश अभी भी कुछ उसी तरीके की तस्वीरें अचानक जो हवा के तेज होके आते हैं और आपको एहसास कराते हैं कि तूफान की दस्तक होने वाली है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, हम जिस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं या जहां पर आपको लेकर के चल रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर तूफान हिट करेगा, चक्रवाती तूफान दाना जहां पर हिट करेगा। सबसे पहले एबीपी न्यूज आपको उसी ग्राउंड जीरो पर लेकर के चल रहा है और फिलहाल अभी हवाएं चल रही हैं, लेकिन तूफान जब 120 किलोमीटर की रफ्तार से आएगा उसके मुकाबले तो अभी हम कह सकते हैं 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लेकिन जब इससे 5 से 6 गुना रफ्तार पर हवाएं चलेंगी, जो कच्चे मकान है उनको लेकर के आशंका व्यक्त की गई है कि वहां पर अलर्ट पे रहना होगा, वहां से लोगों को शिफ्ट किया गया है। हमारे पास ऐसी जानकारी है जो तटीय इलाके पे लोग हैं, करीबन 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है और 14 जिले हाई अलर्ट पर हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा नंबर है ये, 14 जिले हाई अलर्ट पर। ओडिशा के अंदर 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। जरा पार्थ का रुख कर लेते हैं और पार्थ से जानते हैं पश्चिम बंगाल में किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है। अभी हमने दर्शकों को जानकारी दी कि जो कोलकाता का एयरपोर्ट है वो भी शाम से लेकर कल सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है उड़ानों के लिए। और डिटेल्स जरा दर्शकों के साथ शेयर कीजिए पार्थ। देखिए, वेदर ऑफिस के जो अपडेट मिल रहा है वो है कि पश्चिम बंगाल के 2 स्थान ऐसा है, जो एक है ईस्ट मिदनापुर, दूसरा है दक्षिण 24 परगना और कोलकाता में भी बारिश होगा। और जो बारिश का जो अभी जो सिचुएशन आप देख सकते हैं, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ईस्ट मिदनापुर में, और हमारा सहयोगी अंकित जहाँ पर खड़ा है वो जो लैंडफॉल होगा वहाँ पर धमारा, और वहाँ से सबसे नज़दीक जो एरिया है वो है ईस्ट मिदनापुर के दीघा। और इसी के कारण जो चैलेंज है जो एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो है आज रात का चैलेंज। और उस चैलेंज उठाने के लिए बहुत सारा एडवाइजरी जारी किया गया है। बहुत सारा जगह में ऐसा है जहां से लोगों को हटा के दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो अभी इस चैलेंज के लिए, लड़ाई के लिए बहुत सारे ऐसे जो स्कूल है वेस्ट बंगाल के, वो स्कूल अभी 27 शनिवार तक बंद कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज सब बंद है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज, और बहुत सारा ऐसा स्कूल है जो कि प्राइवेट स्कूल, वो भी ऑनलाइन क्लास कर रहा है। जो तूफान, जो साइक्लोन के कारण, बहुत सारा साइक्लोन इसके पहले भी हुआ है, और उस साइक्लोन से लड़ाई करने के लिए जो चैलेंज, उसी चैलेंज के लिए अभी पूरा के पूरा तैयार जो एडमिनिस्ट्रेशन वो बता रहा है। बहुत शुक्रिया पार्थ, आपका भी। अंकित गुप्ता, आपका भी। तो आ रहा है तूफान दाना और मिशन सरकारों का यही कि सबको है बचाना, दाना से सावधान। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर जानकारी मिल रही है, कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस सभी सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का सहयोग कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस इस बाबत ऐलान कर देगी। ये बड़ी खबर है। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उन्हीं को कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे लखनऊ से, आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद हैं। और पहले वीरेश का रुख करेंगे, जरा जानते हैं वीरेश से कि आखिरकार 24 घंटे के भीतर क्या बदला है कि कल तक यही शो, आगे का एजेंडा। और हम दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि 2 की बजाय 3 सीटें जो कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं उपचुनाव में, लेकिन अब 24 घंटे के बाद खबर ये कि सभी सीटों पर उम्मीदवार उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के होंगे और कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। वीरेश पांडे, देखिए, जो सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि अखिलेश यादव ने एक्स करने से पहले जो है कांग्रेस हाईकमान से बात की, खड़गे से बात की, राहुल गांधी से बात की, वायनाड इलेक्शन को लेकर शुभकामनाएं दी, और उसके बाद से अपनी बात को रखी कि हम जीतेंगे और जीत के लिए लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी बड़ा दिल दिखाया और अपने प्रदेश नेतृत्व को ये समझाया और निर्देश दिया कि कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी को सहयोग करेगी, गठबंधन में दरार की कोई भी ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी और कोई भी बयानबाजी से आप बचे। अंदर की खबर, सोर्सेज की खबर यह है। उसके बाद से यूपी कांग्रेस ने सरेंडर किया और एक तरीके से आत्मसमर्पण की मुद्रा में जो 5 सीटें कांग्रेस मांग रही थी, उसने फिर 3 और फिर 2 के झमेले से दूर होते हुए अपनी बात पर एक स्टैंड किया कि हम अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। 9 जो हो रहा है उसको भी नहीं लड़ेंगे और जो एक मिल्कीपुर होगी यानी 10वां होगा उसको
भी नहीं लड़ेंगे, सहयोग करेंगे, गठबंधन के साथ मजबूती से रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को रोकने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एक दूसरे का हाथ बटाए थे, वैसा ही हाथ उपचुनाव में भी बटाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, ना उनके सिंबल पर ना अपने सिंबल पर। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा और उनका सिंबल होगा, कांग्रेस का पूरा सहयोग होगा। आशीष का जरा रुक कर लेते हैं। आशीष, अब जरा इस पैटर्न को समझाइए दर्शकों को, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर और अब ये उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, कुल मिलाकर यहां पर संदेश कांग्रेस की तरफ से यही दिया जा रहा है कि राज्य इकाई नहीं, जो कांग्रेस आलाकमान और जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वही आगे बढ़ाना होगा। पार्टी की रणनीति यही रहने वाली है आने वाले दिनों में। आशीष कुमार सिंह, देखिए रोमाना, सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा अपने कॉलीग चैनेंद्र को। एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले पिछले रविवार को ये खबर ब्रेक करी थी कि या तो कांग्रेस सीट एडजस्टमेंट में उतनी सीटें लेकर के राजी होगी जितना वो चाह रहे थे, कम से कम 5 सीट, या फिर वो किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिरकार हमारी खबर पर मुहर लगी है। देखिए, ये कोई हैप्पी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर का हवाला बिल्कुल सही दिया, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस चाहती थी, आप लोकसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद ही तो ये फैसला हुआ था कि राहुल गांधी रायबरेली सोनिया गांधी की सीट को ऑक्यूपाई करें, ना कि प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस अपने फुटप्रिंट को वहाँ बढ़ाना चाहती थी। ऐसे में कोई बहुत खुशी खुशी में लिया हुआ हैप्पी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन बिल्कुल वीरेश सही कह रहे हैं कि कल रात को जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों से बात की, तो तीनों ने इस बात को रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं अखिलेश कन्विंस करने में कामयाब हुए कि पॉलिटिकली शायद ये ठीक नहीं होगा कि आप ज़बरदस्ती उन सीटों को हमसे मांगे जहां पर आप जीत ना पाएं। और ये मेरे सोर्सेस कांग्रेस के बताते हैं कि कांग्रेस भी इस बात को लेकर के नाराज़ थी कि जो सीट 2 भी देने के लिए अखिलेश यादव शुरू में राजी हुए थे, वो विनेबल सीट कोई आउट एंड आउट कांग्रेस के लिए थी नहीं। मुझे लगता है ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ है और इससे कांग्रेस की राज्य इकाई कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। आप ठीक कह रही हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने जब इसमें इंटरवीन करके ये कहा कि फिर बेहतर होगा कि हम चुनाव ही ना लड़ें किसी सीट पर, तब ये जाकर के कहीं एग्रीमेंट हुआ है। और अब ये तय हुआ है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कैंपेन में शामिल होंगे। गांधी फैमिली और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं जाएंगे क्योंकि वो बाईपोल्स में हिस्सा नहीं लेते। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह, वीरेश पांडे। इस तमाम जानकारी के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट किया और इस पोस्ट में राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। ये वो तस्वीर है और ये सोशल मीडिया पर पोस्ट है जो अखिलेश यादव ने शेयर किया है। संविधान, आरक्षण बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। तो एक तरफ सोशल मीडिया पर यह पोस्ट और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर साफ होती हुई उत्तर प्रदेश उपचुनाव में। फिलहाल जो 9 सीटें जिस पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही अपना उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हां, कांग्रेस जो है वो पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को देगी। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस के हटने के बाद बीजेपी का निशाना सीधे सीधे राहुल गांधी पर। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने सीधे निशाने पर कांग्रेस पार्टी को लिया। कह रहे कांग्रेस को टिकट देना मतलब हार की गारंटी है। राहुल को कोई सीरियसली नहीं लेता। राहुल गांधी एक फेल प्रोडक्ट हैं बीजेपी पर। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद है अवधेश प्रसाद, उनका बयान सामने आया। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में जीतने की ताकत है, बीजेपी हारने की स्थिति में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी को अगर वो अलायंस के अंदर टिकट देंगे तो वो हार की गारंटी होगी। इंडी अलायंस के नेता ये मानते हैं कि जितनी ज़्यादा वो सीट अगर राहुल गांधी को देंगे और कांग्रेस पार्टी को देंगे, उतना ज़्यादा नुकसान इंडी अलायंस का होगा। साथ में अखिलेश यादव ये लिखते हैं कि अगर हार की गारंटी है तो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीट देनी होगी। इससे स्पष्ट हो जाता है जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि राहुल गांधी को 50 बार भी रीलॉन्च कर दिया जाए तब भी राहुल गांधी एक फेल्ड प्रोडक्ट हैं। राहुल गांधी मतलब झूठ की गारंटी, राहुल गांधी मतलब हार की गारंटी। यूँ तो पूरे प्रदेश में उपचुनाव होने थे और चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीतने के ताकत में है।
और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने की स्थिति में है। और उत्तर प्रदेश के बाद अब जरा महाराष्ट्र की सियासत की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक होनी है। अमित शाह के साथ महायुति नेताओं की यह बैठक होगी और महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर यह अहम बैठक है, जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह के साथ बैठक में अजीत पवार भी मौजूद रहेंगे। तो महाराष्ट्र महायुति के ये बड़े चेहरे अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर ये बैठक सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से, यही बैठक निर्णायक बैठक मानी जा रही है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर लगाने के लिए। मृत्युंजय जी बिल्कुल, इसे हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एक फाइनल बैठक है और इसी में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस कल रात को दिल्ली में ही रुके हुए थे और वापस मुंबई नहीं लौटे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वहां पर महायुति की बैठक होगी, बड़े नेताओं की, अमित शाह के साथ बैठक होगी और आखिरी फैसला ले लिया जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर। आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा पेच और विवाद फंसा नहीं है। कुछ सीटों पर चेहरे बदलने की बात हो रही है, जैसा कल हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे हैं, वो नारायण राणे बीजेपी के नेता हैं, उनके एक भाई बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं नीतीश राणे, लेकिन जो उनके बड़े भाई हैं, नीतीश के बड़े भाई नीलेश राणे, उन्होंने कल शिवसेना ज्वाइन कर ली और शिवसेना से वो कुडाल सीट से उम्मीदवार होंगे। तो इस प्रकार से कुछ सीटों की अदला बदली हो रही है, कुछ उम्मीदवारों की अदला बदली हो रही है और एक फाइनल आंकड़ा तय करने के लिए अमित शाह के साथ बैठक की जा रही है और इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि निश्चित तौर पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। सीट लड़ने के मामले में 155 के आसपास सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और यह आंकड़ा लगभग 90 से 95 शिवसेना का, 90 के आसपास शिवसेना का हो सकता है, 85 के 90 और उसके बाद 75 से 80 के बीच में अजीत पवार गुट हो सकता है। ये अब तक आंकड़ा है और इसी पर आखिरी बातचीत करने के लिए अमित शाह का उनकी मध्यस्थता जरूरी है। और आपको बता दें कि जहां सीटों की बात नहीं बन पाएगी वहां किसी अन्य तरीके से हल निकालने का प्रयास होगा। उदाहरण के तौर पर भविष्य में विधान परिषद की सीटें और राज्यसभा की सीटें हैं, उसको लेकर कोई आश्वासन दिया जा सकता है और इस प्रकार से हल निकालने का प्रयास होगा। ये महायुति खेमे में आज देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के पानी में प्रदूषण को लेकर राजनीति गर्म है। आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, यमुना घाट पर वो पहुंचे। वीरेंद्र सचदेवा आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल सरकार ने यमुना की सफाई के लिए कुछ भी नहीं किया। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है केजरीवाल ने वादा किया था 2025 में यमुना में वो डुबकी लगाएंगे, मतलब यमुना इतनी साफ कर देंगे वो, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। जनता से माफी मांगे अरविंद केजरीवाल, ये मांग कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए मां यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को दिए। तो आज हम यहाँ पर खड़े होकर दिल्ली की जनता के साथ ये पूछना चाहते हैं कि 8,500 रुपए का हिसाब दे दो। 8,500 करोड़ रुपए का, आखिर वो पैसे गए कहाँ? अरविंद केजरीवाल, वो पैसे आप हजम कर गए, भ्रष्टाचार में लील गए। मैं 2021 का वो वीडियो उनको याद दिलाना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल, आप छाती ठोक कर कह रहे थे नीली कमीज पहनकर कि मेरी जिम्मेदारी है जी, हम यमुना को साफ करेंगे जी, और अगर 2025 तक चुनाव तक मां यमुना साफ ना हो तो दिल्ली वालों हमें वोट मत देना जी। पैसे की भूख ने और सत्ता के मद ने आम आदमी पार्टी को जहां निरंकुश बना दिया, वहां संवेदनहीन भी बना दिया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जातिका इस समय मौजूद हैं। जातिका से जानते हैं किस तरीके से यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी की तरफ से कटघरे में अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया जा रहा है और क्या इसका कोई जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक दिया गया है? विस्तार से बताइए जातिका। बिल्कुल रोमाना, देखिए तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रही हूँ। ये ITO यमुना घाट है और यमुना घाट पर क्या तैयारियां दिल्ली बीजेपी ने करी हैं। सबसे पहले ये रेड कार्पेट आपको दिखाई देगा। यमुना घाट जो कि बहुत गंदा है, पूरा प्रदूषित है, वहाँ पर इस तरह के प्रबंध किए गए हैं और 2 कुर्सियाँ या कहीं सिंहासन लगाए गए हैं। एक पर लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल नाम की पर्ची और दूसरे पर आतिशी मार लेना। ये दोनों नाम रखे गए हैं यहाँ पर इन कुर्सियों पर और इंतज़ार किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री
और आतिशी जो कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे और यमुना का जायज़ा लें। और मुख्यमंत्री तो नहीं पहुँचे, पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं पहुँचे, लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुँचे हैं उन्होंने प्रदूषित गंदी यमुना में डुबकी भी लगाई है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आगे देखिए जो यमुना का हाल है, बीते कई दिनों से वायरल तस्वीरें आ रही हैं और ना सिर्फ इस साल, हर साल की वो तस्वीरें आती है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पर करीबन 14 दिन में पहुँचने वाले हैं, छठ का त्यौहार मनाने वाले हैं। लेकिन ऐसे में जो प्रदूषित यमुना है वो सबकी चिंताएं बढ़ा रही है। कुछ दिन पहले जो वायरल तस्वीरें आई थी उसमें भी हमने देखा था कि कैसे यहाँ पर जो टॉक्सिक झाग है वो दिखाई दे रहा था। यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जी से भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह से जो गंदी यमुना है वो आपको दिखाई देगी। घाट बहुत गंदे और बिल्कुल काला पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन इस पानी में डुबकी लगाई है वीरेंद्र सचदेवा जी ने और हम कोशिश कर लेते हैं बात करने की। सर एक लाइव तस्वीरें हम लोग शेयर कर रहे हैं। एक सवाल अगर हम पूछ पाएँ जी सर, हम लोग लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो यमुना है उसकी हालत बहुत ख़राब, लेकिन इतने गंदे पानी में हम देख रहे हैं आप भीग गए हैं, आपने डुबकी लगाई है। क्या कारण है? राजनीति के कारण ये करना पड़ा या इसके पीछे मकसद बहुत बड़ा है? माँ यमुना के लिए हमारी आस्था है, श्रद्धा है और हम तो माँ यमुना को प्रणाम करने आए थे और साथ ही अरविंद केजरीवाल को बताने आए थे कि जिस माँ यमुना की सफाई के नाम पर तुमने दिल्ली को धोखा दिया है, उस माँ यमुना की ये हालत है। आज 10 दिन के बाद जब छठ पूजा होगी, मेरी माताएं बहनें यहाँ कर सूर्य देव की आराधना करेंगी तो इस स्थिति में खड़ी होंगी क्या? इस पानी में जाके, जिस पानी में आप हाथ नहीं लगा सकते, यहाँ सूर्य देव को अर्घ देंगी? ये अरविंद केजरीवाल ने तोहफा दिया मेरे पूर्वांचल भाई बहनों को। 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में दिए हैं। आए अरविंद केजरीवाल, बुलाया था उनको हमने। बिल्कुल यही वो सवाल है जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से घेराबंदी अरविंद केजरीवाल की जा रही है। 8,500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई जो केंद्र ने दिए हैं पिछले इतने साल में दिल्ली को, उसका हिसाब अरविंद केजरीवाल से मांग रही है बीजेपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।